आज हम लोग कक्षा 10th के बायोलॉजी का 5वां लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यानी हमारे जो बॉडी है, हमारे किसी भी जीव जंतु का जो शरीर होते हैं उस पर किस तरह नियंत्रण होते हैं या और वो किस तरह अपने समन्वय को स्थापित करते हैं उसके बारे में समझना है, जिसको इंग्लिश में नियंत्रण यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो अब इसमें समझना है पेड़ पौधा के बारे में और जंतु के बारे में कि वो किस तरह अपने आप पे नियंत्रित करते हैं, अपने किसी भी क्रिया को कर पाते हैं। जैसे देखिए हम अभी खड़ा है, हाथ उठाए तो कैसे उठ गया, कुछ ना कुछ हम नियंत्रित किए तब ना उठा है। अब हम बोल रहे हैं, आंख चमका रहा है, इसे भाव नीचे कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब पपनी नीचे आ रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, तो हमारे नियंत्रण के तहत हो रहा है। तो इसी के अध्ययन करना है, जिसको क्या बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। अब ये नियंत्रण हम लोग दिमाग द्वारा करते हैं, इसका मतलब है हम लोग को अपना दिमाग के बारे में जानना है। अब पेड़ पौधा कैसे करते हैं, तो पेड़ पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय अलग अलग तरह से होते हैं। उसमें भी पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कुछ एक पेड़ के बारे में आप लोग जानते होइएगा, जिसका नाम है छुई मुई। क्या नाम है? छुई मुई। आप में से बहुत से बच्चे इस पेड़ को देखे होइएगा, छुई मुई का पेड़। इसके पत्ती को जब छुआ जाता है तो इसका पत्ती मुरझा जाते हैं। इसका पत्ती क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। इसके जब पत्ती को छुआ जाता है तो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। इसको बोलते हैं छुई मुई के पौधा। तो इसमें उद्दीपन की क्रिया पाई जाती है। इसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? उद्दीपन की प्रक्रिया। यानी जब कोई क्रिया हो उसके विपरीत आप कोई क्रिया करते हैं तो इसी को बोलते हैं उद्दीपन की क्रिया। मान लीजिए आपको कोई झापड़ मारा और आप उसको इस तरह रोक लिए, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उद्दीपन की प्रक्रिया। अब ये आप पे मायने रखता है कि आप जितना ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हैं उतना ज्यादा आपके अंदर उद्दीपन की क्रिया पाए जाएंगे, किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। तो छुई मुई में क्या पाई जाती है? तो उद्दीपन पाई जाती है, जिस कारण उसे कोई अगर व्यक्ति छूते हैं अपने हाथों से तो यह पत्ती क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं, फिर पुनः बाद में खुल जाते हैं, पुनः या बाद में स्वयं खुल जाते हैं। चलिए, तो अब इसके कुछ प्रेरित गति के बारे में जानते हैं जो उद्दीपन गति पाए जाते हैं। जैसे जो कोई भी पत्ती होते हैं वो सूरज की ओर आकर्षित होते हैं। सूरज की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। और सूरज को क्या रहते हैं? प्रकाश रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रकाश। और प्रकाश की ओर होता है अनुवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? उसे किसी भी अपने फायदा के लिए किसी एक दिशा में गति को अनुवर्तन बोलते हैं। अब इसे प्रकाश की ओर अनुवर्तन कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे? प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलेंगे इसे? प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर गति को क्या बोलते हैं? प्रकाश की ओर गति। जब कोई पत्ती प्रकाश की ओर गति करती है, अब गति मतलब चलता नहीं है, उस ओर मतलब झुक जाता है, प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। जब कोई पत्ती प्रकाश की ओर मुड़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। इसी तरह होता है एक ज्वालानुवर्तन। ज्वालानुवर्तन ये भी नामे से पता चल रहा है कि जड़ की ओर क्या, इसका जो जड़ होगा वो जल की ओर गति करेंगे। कहाँ गति करेंगे? जड़ की गति जल की दिशा में। अब इसका जो जड़ है, कोई भी पेड़ पौधा अपने पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जड़ से प्राप्त करते हैं। अब उसका जो जड़ है पानी लेने के लिए क्या करेंगे? पानी के दिशा में जमीन के अंदर गति करेंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे? ज्वालानुवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? ज्वालानुवर्तन। इसी प्रकार होता है रसायनानुवर्तन। क्या होता है? रसायनानुवर्तन। जब इससे अगला लेसन में आप लोग को किसी पेड़ पौधे में परागण निषेचन की प्रक्रिया बताएंगे तो वहां पे इसको समझा जाएगा रसायनानुवर्तन को। ये होता है स्त्रीकेश, ऊपर वाला वर्तिकाग्र कहलाता है, बीच वाला वर्तिका, और ये अंडाशय कहलाते हैं। यहाँ पे आते हैं परागकण। ये परागकण को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं रसायनानुवर्तन। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो जब हम इसे अगला लेसन का वीडियो बनाएंगे जनन चैप्टर का, तो वहां पे हम याद दिलाएंगे। यहाँ पे हम इस चैप्टर में बताए थे रसायनानुवर्तन जो प्रोसेस वहां पे होंगे, तो वहां पे हम इसको अच्छा से डीपली चर्चा करेंगे रसायनानुवर्तन के बारे में, जिसे निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जनन में? जिसे निषेचन कही जाती है। एक है गुरुत्वानुवर्तन। एक क्या है? गुरुत्वानुवर्तन।
वर्तन। अब ये गुरुत्वानुवर्तन क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण कभी भी नीचे की ओर लगता है, तो जड़ की गति होती है, उसे क्या बोलते हैं, जड़ की गति कहाँ होती है, जमीन के अंदर। तो जड़ की गति किसके कारण होते हैं, तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण। जड़ कभी भी जमीन के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल जाते। जमीन के अंदर जो जाते हैं वो किस गति के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण खींचने के कारण। इसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। जड़ की गति को क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। जब जड़ जो है जल की ओर गति करते उसे जलानुवर्तन। जब निषेचन की क्रिया होती, पेड़ के अंदर फल पकता है, उसे कौन सा अनुवर्तन कहते हैं, रसायनानुवर्तन। और जब प्रकाश की ओर पत्ती गति करते हैं तो प्रकाशानुवर्तन। मुझे उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब ये हो गया इसके अंदर समन्वय स्थापित, नियंत्रण करने की कुछ प्रक्रिया। अब देखते हैं पेड़ पौधा को नियंत्रित करने के लिए कुछ हार्मोन होते हैं। कुछ क्या होते हैं, हार्मोन, जिसकी चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे हार्मोन के बारे में। अब पेड़ पौधा के किसके बारे में समझेंगे, हार्मोन के बारे में। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे हार्मोन। हार्मोन देखिए, पेड़ पौधा में कई रंग के हार्मोन होते हैं। जो सबसे पहले इसमें है ऑक्सीजन अम्ल, ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन। इसमें कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन कौन है, ऑक्सीजन हार्मोन। ये क्या करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 होता है, याद कीजिए फर्स्ट लेसन में बताए थे, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, CO2 टूटता है तो कार्बन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, और पहले से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। इस ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और तीन आपस में मिलकर C6H12 और O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये जो कार्बन तोड़ने की प्रक्रिया होती है ना, वो कौन करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कार्बन टूटता है उसकी तोड़ने की प्रक्रिया को कौन करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिए। आपको बताया कि वहां पे जल अपघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कहता है ऑक्सीजन को फेंक दे, हमको रख ले, जिस कारण से कार्बन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग होते। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन को अलग करने वाला जो हार्मोन है वो कौन है, ऑक्सीजन हार्मोन। अब ये दोनों अलग हुआ, इधर हाइड्रोजन था, अभी तीनों मिलकर किसके निर्माण करते हैं, तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन बाहर पेड़ से निकल जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग, पेड़ पौधा क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में CO2 को विघटित करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CO2 को विघटित करते हैं। ये क्या करते हैं, CO2 को विघटित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो शीर्ष होता है पेड़ का, जो ऊपरी भाग जो सबसे ऊंचाई पे होते हैं, उसमें भी ये भूमिका निभाते हैं। शीर्ष को क्या करते हैं, शीर्ष को शीर्ष के वृद्धि में सहायक होते हैं। शीर्ष के वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक। शीर्ष के वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक। ऑक्सीजन हार्मोन शीर्ष के वृद्धि में सहायक होते हैं, CO2 को विघटित करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हार्मोन है आपको जिब्रेलिन हार्मोन। कैसे लिखा है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन कौन है, जिब्रेलिन हार्मोन। इसका काम क्या है, तो ये पेड़ की लंबाई को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की लंबाई कौन बढ़ाते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन। पेड़ की लंबाई कौन बढ़ाते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन। याद रहेंगे, पेड़ की लंबाई को कौन बढ़ाते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन। और ये फल बनाने में सहायक होते हैं। फल बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फल बनाने का कार्य किसका होता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन का। और पेड़ पौधा का लंबाई बढ़ाने का काम किसका होता है, ये भी होते हैं जिब्रेलिन हार्मोन का। याद रहेंगे, ये भी किनका काम होते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन का। अब देखते हैं साइटोकाइनिन। अब क्या देखते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करते हैं, तो जो जड़ होते हैं ना, जड़ उसके निर्माण में सहायक होते हैं। जड़ के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक। जड़ के निर्माण में सहायक। अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो इसको कॉपी किताब निकाल के इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि वहां पे जब रिवीजन करें तो आप लिए सहूलियत हो।
तो जड़ के निर्माण में क्या होता है, साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त पत्ती को हरा रखने में सहायक, पत्ती को हरा रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और जड़ के निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो पहला था ऑक्सीजन हार्मोन जो CO2 को विघटित करते हैं और शीर्ष को वृद्धि करते हैं। दूसरा था जिब्रेलिन्स और लंबाई को बढ़ाता है और फल को बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद है साइटोकाइनिन जो जड़ के निर्माण और पत्ती को हरे रखने में सहायक होते हैं। उसके अतिरिक्त दो और है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद है कैसे लिखा है, अवशेषिक अम्ल, एबसेसिक अम्ल। अब ये समझिए अवशेषिक अम्ल, इसमें लगता है इंक डालना पड़ेगा। अवशेषिक अम्ल, अब कौन सा अम्ल देखेंगे, अवशेषिक अम्ल। अब ये अवशेषिक अम्ल क्या है, तो यह सभी अम्ल के विपरीत काम करता है। यह सभी अम्ल के क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते है। सभी अम्ल के क्या करते हैं, अम्ल बोला जा रहा है, हार्मोन समझिएगा। ये सभी हार्मोन के क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। यानी जितना हार्मोन, कोई शीर्ष को बढ़ा रहा है, कोई पत्ती को बचा रहा है, कोई जड़ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई CO2 को विघटित कर रहा है, लेकिन इस चोटा सबके टांग अड़ा देता है। इस CO2 को विघटित नहीं होने देगा, या पत्ती को गिरा देगा, या जड़ को नहीं बढ़ने देगा। मतलब पूरा आलतू फालतू वाला काम कौन करते हैं, अवशेषिक अम्ल। अवशेषिक अम्ल कौन कर देते हैं, अवशेषिक अम्ल। इसलिए लिख दिया विपरीत कार्य करते हैं। या कैसे कार्य करते हैं, विपरीत। कोई कुछ कर रहा है, उसके विपरीत कौन करने लगते हैं, अवशेषिक अम्ल। कौन करते हैं, अवशेषिक अम्ल। इसके अतिरिक्त एक और होते हैं एथिलीन। कौन सा अम्ल फिर से बोला गया था, हार्मोन। इसके अतिरिक्त है एथिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एथिलीन, एथिलीन। कौन सा हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन। इसके अतिरिक्त कौन है, एथिलीन हार्मोन। जब आप लोग को जिब्रेलिन्स बता रहे थे तो बताए थे कि ये जो होता है फल बनाने में सहायक होते हैं। जिब्रेलिन्स क्या होते हैं, फल बनाने में सहायक। लेकिन ये जो एथिलीन हार्मोन है, यह फल पकाता है। फल को क्या करते हैं, पकाने में सहायक होते हैं। फल पकाता है। तो फल को पेड़ पर कौन पकाता है, एथिलीन हार्मोन फल पकाता है। फल को पेड़ पर कौन पकाते हैं, एथिलीन हार्मोन। कौन पका देते हैं, एथिलीन हार्मोन। तो ये जो एथिलीन हार्मोन है, यह फल को पकाने में सहायक होते हैं, और वो जो जिब्रेलिन्स हार्मोन थे वो फल को बनाने में सहायक होते हैं। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। और ये जो अवशेषिक अम्ल है, यह अम्ल लिखा गया, यह जो अवशेषिक हार्मोन है, यह सबके क्या करते हैं, विपरीत काम करते हैं। सभी के क्या करते हैं, विपरीत काम करते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे। यह था पेड़ पौधे के नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, जो आप लोग को याद रखने होंगे। अब देखते हैं जंतु के बारे में। अब किसके बारे में देखते हैं, जंतु के बारे में। देखिए, जंतु के अंदर जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो दिमाग के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, दिमाग के द्वारा। मानव शरीर में दो दिमाग स्थित है। एक तो नॉर्मली जो हम लोग देख रहे हैं जिसको दिमाग कहते हैं, एक वो सेकेंड दिमाग है जो दूसरा दिमाग कहते हैं, जिसको रीढ़ को हड्डी देखे ना, इसके अंदर होता है। इसको होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु या मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड के अंदर होता है मेरु रज्जु बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो दिमाग कितने होते हैं, दो, एक ब्रेन अपना और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब कंसेप्ट समझिएगा, ये जो ब्रेन बनल है ना, ये न्यूरॉन से बनल है। ब्रेन की इकाई क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जैसे ब्रिक यानी किडनी की इकाई नेफ्रॉन था, उसी प्रकार दिमाग यानी ब्रेन की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। अगर हम न्यूरॉन का चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बनते हैं। आप लोग को बनाने आते होंगे। आप लोग के किताब में कैसे दिए होंगे, इनमें से देख के बना देते हैं। इसे बनाने नहीं आता, उसी बना देते हैं। चलिए, हो गया, मस्त बन गया। चलिए, मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूरॉन। यह किसकी चित्र है, न्यूरॉन की। इसकी चित्र है ये न्यूरॉन की। अब सबसे ऊपर जो होता है ना, उसे डेंटाइन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डेंटाइस। क्या बोलते हैं उसको, डेंटाइन। डेंटाइन। अब ये डेंटाइन क्या करते हैं, डेंटाइन, ये डेंटाइन क्या करते हैं, तो ये आवेग को ग्रहण करते हैं। आवेग को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको कोई मारा,
तो जो यहाँ पे मारा, मानो हाथ पे मारा, तो कैसे दिमाग को पता चला? तो दिमाग डेंड्राइन के द्वारा क्या करते हैं, आवेग को ग्रहण करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोड होते हैं, ये एक नोड से दूसरे नोड यहाँ पे पहुंचते हैं, फिर यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइन होते हैं, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। संदेश क्या होते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं। लाखों मात्रा में न्यूरॉन है, सब मिलके क्या बनाते हैं, अपना दिमाग का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं, ये दिमाग का निर्माण करते हैं। तो ये है न्यूरॉन की चित्र। अगर इसका नाम लिखे तो नाम कई अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम सब है। एक्सॉन है, केंद्रक है, बीच में होता है उसे केंद्रक बोलते हैं। बीच में क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, केंद्रक, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुटे रहते हैं, सोडियम से। किससे जुटे रहते हैं, सोडियम से। जब हम लोग नमक खाते हैं तो नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड के कारण, यानी सोडियम के कारण ही हमारा दिमाग से कनेक्शन अच्छा से बना हुआ है। लेकिन जब आप नमक कम खाइएगा या आप ज्यादा समय तक रौदा में रहिएगा तो पसीना चुनने लगता है, और पसीना के साथ नमक निकलेगा, तो आपका पूरा नमक निकल जाएगा, तो आपके दिमाग से जो कनेक्शन है वो छूटने लगेगा आपका शरीर का। फिर आपके आंख से मैसेज आएगा, आपका एक इमेज 4 को दिखेगा, फिर आपको थोड़ा देर यहाँ सब आवाज अलग सुनाने देगा। एकदम फिल्म सब में देखे ना, ले, फिर आप उलट जाइएगा। तब आपको क्या चाहिए, नमक, यानी शरीर को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको ऊर्जा भी चाहिए, इसीलिए आप लोग को पानी के साथ चीनी और नमक मिला के दिए जाते हैं, ताकि उसको होश आ सके, ताकि उसको क्या हो सके, होश आसानी से आ सके। तो ये सब बेहोश होने का कारण यही होते हैं। आराम से खाना वाना खाइए एकदम। अभी ना नून खाना है तो इसका मतलब नमक बोलते हैं, नून बोलते हैं देहात में नमक को। अभी नहीं, एक आधी नमक लेके खा लीजिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? खाना के साथ जो नमक मिलता है वो आयोडीन युक्त नमक खाइएगा, जिससे घेंघा भी नहीं होता है। तो आगे इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था न्यूरॉन का चित्र जो हम बेसिक आप लोग को बताए हैं। अब ये न्यूरॉन से बना हुआ है अपना दिमाग। न्यूरॉन से क्या बने हुए हैं, अपना दिमाग। दिमाग 3 प्रकार के होते हैं। दिमाग के कितने भाग हैं, 3। दिमाग के कितने भाग है, 3। दिमाग के भाग कितने हैं, तो याद रखेंगे 3। दिमाग के कितने भाग होते हैं, 3। पहला होता है पक्ष मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पक्ष मध्य। पहले होता है अग्र, पहले होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च याद रहेंगे। अब देखिए अग्र मस्तिष्क में क्या होते हैं, पहले देखिए सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होते हैं, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में आके जो आगे का भाग है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। बीच वाला जो है उसे मध्य मस्तिष्क, सबके अंदर जिधर है उसे पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क में है ना सेरिब्रम, इसी में आपका डाटा स्टोर होता है। डाटा स्टोर कहाँ होता है, सेरिब्रम में। डाटा स्टोर कहाँ होते हैं, सेरिब्रम में। आप लोग जितना भी चीज जानते हैं, जितना भी चीज याद है, जितना सिलेबस याद है किसी को, कोई भी व्यक्ति को, वो कहाँ सेव है, सेरिब्रम में। कल आप क्या खाए थे, अभी आप क्या खाएंगे, अब कल क्या किए नहीं किए, ये सब आपको याद होगा। तो कल जितना चीज किए वो आपको याद होंगे। वो कहाँ सेव है, सेरिब्रम में। कहाँ पे सेव होते हैं, सेरिब्रम में। जिसका दिमाग जितना सेरिब्रम जितना तगड़ा होगा ना, उसको उतना ज्यादा चीज याद रहता है। तो जिसको ज्यादा चीज याद होगा मतलब उसका क्या तगड़ा है, सेरिब्रम तगड़ा है। इसी का और भाग होता है थैलेमस। एक भाग क्या है, थैलेमस। एक क्या होते हैं, थैलेमस। ये क्या करते हैं, बाहर के वातावरण को बताते हैं। आपके शरीर पे होने वाले बाहर के हर एक वातावरण को बताएगा। बाहर गर्मी है, बाहर ठंडी है, कोई मार दिया, कोई बिठुआ काट लिया, चुट्टी काट लिया, कुछ काट लिया, कुछ काट लिया, ये सब कौन बताते हैं, तो थैलेमस बताते हैं। बाहर के वातावरण का ज्ञान कौन देते हैं, थैलेमस। बाहरी बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान कौन दे देते हैं, थैलेमस। बाहरी ज्ञान कौन दे देते हैं, थैलेमस। अब शरीर के आंतरिक ज्ञान देता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर होने वाले हर एक चीज को कौन कंट्रोल करते हैं, हाइपोथैलेमस। आपको भूख लग गया, प्यास लग गया, पेशाब लग गया, बाथरूम लग गया, कुछ हो गया,
कुछ हो गया, अंदर पेट दुख रहा है, कुछ हो गया, मान लो अंदर कुछ काट रहा है, तो ये सब कौन बताएंगे? हाइपोथैलेमस। आपके अंदर जितना भी उत्तेजिता होती है, घृणा, किसी से नफरत हो जाना, मोहब्बत हो जाना, प्यार हो जाना, ये सब कौन कंट्रोल करते हैं? हाइपोथैलेमस। ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब आप प्याज और लहसुन का सेवन ज्यादा करेंगे, तो ये हाइपोथैलेमस क्या हो जाएंगे? ज्यादा एक्टिव। इसलिए जो साधु उधु होते हैं वो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते, जो पुजारी होंगे वो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते ताकि चक्कर पकड़ न कर सके। समझ में आ कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हाइपोथैलेमस। आंतरिक ये क्या करते हैं? आंतरिक वातावरण का ज्ञान। यह कहाँ का ज्ञान दे देते हैं हमें? आंतरिक वातावरण का ज्ञान देते हैं। अब है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का भी दो भाग होता है, एक होता है सेरिब्रल और एक होता है, रुकिए, हाँ ये चला, एक होता है सेरिब्रल, एक क्या होते हैं? सेरिब्रल, एक क्या होते हैं? सेरिब्रल, और एक होता है कार्पोरा। एक क्या होता है? कार्पोरा। सेरिब्रल और कार्पोरा। देखिए कार्पोरा का काम होता है देखना और सुनना, देखना और सुनना, यानी हम जितना भी चीज देखते हैं सुनते हैं उसको दिमाग का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? मध्य भाग के कार्पोरा। कौन करते हैं? मध्य भाग के कार्पोरा। देखने और सुनने की प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करते हैं? कार्पोरा। याद रखेंगे, देखने और सुनने की प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करते हैं? कार्पोरा। एक है सेरिब्रल। आपको बोले थे कि दिमाग दो गो है, एगो तो अपना ही दिमाग है, एगो पीछे जो रीढ़ की हड्डी वाला, इसको क्या बोले थे? स्पाइनल कॉर्ड, वो भी दिमाग है। तो ये क्या करते हैं? दिमाग और मेरुरज्जु जिसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, उस दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है। दोनों को क्या करते हैं? ये जोड़ता है। दोनों को क्या कर देता है? जोड़ता है। अब आगे समझिए, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर दिए? सेरिब्रल। और कार्पोरा क्या करते हैं? देखने और सुनने का काम। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क। उसके बाद क्या है? पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क में आते हैं एक अपना सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करते हैं? तो शरीर को नियंत्रित करते हैं। शरीर को क्या करते हैं? नियंत्रित। शरीर को क्या करते हैं? नियंत्रित। जैसे आप चल रहे हैं तो सही से चलते होंगे, आपके पास पूरा अपने घर का मैप याद होगा कि केनी जाना है, केनी जाना है, केनी नहीं जाना है। इसलिए देखिएगा, आप मान लीजिए कहीं दूसरे जगह है और फोन आ गया किसी का और कहा कि मम्मी से बात करा, तब क्या करते हैं? बात करते रहते हैं एकदम कि कोई ध्यान नहीं, आपको बात पे ध्यान रहता है, डायरेक्ट आप कहाँ जाके पहुंच जाते हैं? घरे पहुंच जाते हैं। आप देखिएगा उस बीच आप कहीं ध्यान नहीं दिए थे कि हम घरे चल रहे हैं, मतलब ज्यादा मतलब रोड पे ध्यान नहीं दिए होगा, आपका पैर पहुंचा देता है देखते हुए अपने से। कैसे? पैर देखता नहीं, आंख से देखते हैं, लेकिन देखते पहुंचा देता है। किसके कारण? तो सेरिबेलम के कारण, क्योंकि इसको मालूम है कि आपका घर कहाँ है। आप कहीं भी जाएंगे, जो रास्ता आपको याद है उस हिसाब से आपको क्या करेंगे? ये आप बिजी भी रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे और आप पहुंच जाते हैं कि नहीं? ये किसके कारण हो पाता है? सेरिबेलम के कारण। ये आपके शरीर को नियंत्रित करके रखता है। लेकिन जो दारू पी लेता है ना, उसका सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है उस समय, इसलिए उसका शरीर नियंत्रित नहीं रहता, इसलिए चलेगा फिर चलेगा, धाई से नहीं गिर जाएगा। तो दारू पीने से क्या होता है? सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है। फिर जब हो जाएगा सब चीज, नशा उतर जाएगा, तभी काम पकड़ता है। उसी प्रकार जो हाइपोथैलेमस है, ये भी दारू पीने के बाद काम करना छोड़ देता है। इसलिए दारू जो पिया है ना, उसको मारिए, खूब मारिए, तो ये उसको चोट लगने नहीं करेगा। बाहरों का जो है थैलेमस से काम करना छोड़ देता है। बाहर से उसको कितना मारिए, चोट लगेगा, और जब नशा उतर जाएगा तब चिल्लाएगा चोट लगा है। तो वो क्या होते हैं? उस समय तक थैलेमस काम करना बंद कर देते हैं और सेरिबेलम भी काम करना बंद कर देते हैं। एक होता है इसमें मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। अब ये मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है? ये पूरे अनैच्छिक क्रिया का प्रयोग करते हैं, सब कुछ को चलाते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, बस भोजन करे या घोट गए, उसके बाद अपने कंट्रोल होता है सब कुछ। तो भोजन को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन कंट्रोल करते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा। दिल का धड़कन, दिल धड़क रहा है, धक 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 करने लगा, तो ये धड़क जो रहा है इसको कौन कंट्रोल किया हुआ है? मेडुला ऑब्लंगाटा। अब देखिए हम लोग सांस ले रहा है, अभी तक आप लोग हमारा वीडियो देख रहे थे, लेकिन आप लोग को ध्यान था कि आप लोग सांस ले रहे हैं। अब बोले तो आप लोग का ध्यान सांस पे गया होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे हाँ हम सांस ले रहे हैं, लेकिन उस समय से ध्यान नहीं था।
वीडियो देख रहे थे, लेकिन आपको ध्यान आप कैसे आया, बोले हैं तब, लेकिन उससे पहले कौन सांस ले रहा था आपके दिमाग का भाग, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो हर एक फंक्शन आपके शरीर में काम होता है, आप उस पर ध्यान दीजिए या नहीं दीजिए। अब सेकेंड ब्रेन किसको बोले थे, मेरु रज्जु को, मेरु रज्जु। अब इसे कहा है सेकेंड ब्रेन, इसे क्या कहा है, सेकेंड ब्रेन, द्वितीय दिमाग। अब ये कब काम करता है, तो जब आपका ये दिमाग बिजी होगा तब कौन काम करेंगे, द्वितीय दिमाग। तब कौन दिमाग काम करेंगे, द्वितीय दिमाग। अब मेरु रज्जु को सब कुछ मालूम नहीं, मेरु रज्जु को सब कुछ मालूम नहीं है। दिमाग से जो नस निकला रहता है वो 12 जोड़ी रहती है। कितनी रहती है, 12 जोड़ी नस, 12 जोड़ी नस। दिमाग से कितने जोड़ी नस निकले हुए हैं, 12 जोड़ी। और ये जो मेरु रज्जु है ना, यहाँ से 31 जोड़ी निकला हुआ है। कितना जोड़ी निकले हुआ है, 31 जोड़ी। 31 को इधर से 31 को इधर से, पूरा शरीर को कंट्रोल ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है। तो जब ये दिमाग बिजी होते हैं तब कौन काम करने लगते हैं, मेरु रज्जु। इसको कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, सब जब एक्टिव रहता है तो कुछ होगा, दिमाग बिजी है, काम करने रहो। लेकिन कभी कभी ये मान लीजिए दिमाग बिजी है, एकदम कुछ सोच रहा है पुलबा पे बैठ के, अब पीछे से कोई आके कह दिया हाँ। अब जब ये हाँ किया तो इसको थोड़ी पता हाँ मतलब क्या होता है, ये डर जाएगा, इसको लगा भूत आ गया। तो जब ही डरेगा ना तो दिमाग एक्टिव हो जाएगा, दिमाग क्या किया, तो छोटा ही है, छोड़ो दोस्त भाई बैठो। आप डर जाते कि नहीं, तो डरते तभी होंगे जब आपका दिमाग क्या रहता है, बिजी रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कुछ मालूम नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, अनहार में चलते हैं ना, तो जानबूझ के दिमाग को बिजी कर देता है सब। रात में डरने लगने का कारण यही है, जब रात में कहीं चलेगा ना तो चल रहा है, दिमाग में सोचेगा कहीं पीछे भूत होगा, ढलेगा हमको भूत होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं लगे। अब बताओ ऐसे स्थिति में आपका और भूत दिखेगा। अब हुआ क्या, अब ऐसे भूत है वहां पे, कुछ नहीं चले। अब दिमाग बिजी हो गया, अब कौन काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। इसको तो और डर लगता है। अब कहीं कुछ मान लो कोई बिलाई कैसे कूदा तो पेड़ हिल गया, उसलिए अब स्पाइनल कॉर्ड गया, ले आप भागिएगा लतो पतो। अब आपको हो सकता है ज्यादा अगर डरा दिया स्पाइनल कॉर्ड तो आपको पेशाब हो सकता है, मुंह सूख जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, थरथराने लगेगा। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमेशा दिमाग को क्या रखिएगा, एक्टिव रखिएगा। कोनो चीज सोचने में व्यर्थ नहीं कीजिएगा, ना तो फिर ही चलता है काम गड़बड़ा देगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग देखेंगे मानव शरीर में ग्रंथि के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, यानी हम लोग हार्मोन, मानव के हार्मोन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग इसे उतार लिए होंगे। देखिए ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या बोलते हैं, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, हार्मोन। हार्मोन को चलने के लिए कोई नाली नहीं होते हैं, हार्मोन खून में चलते हैं। हार्मोन कहाँ चलते हैं, खून में। हार्मोन को चलने के लिए कोई रास्ता नहीं होते, यह कहाँ चलते हैं, खून में चलते हैं। यह खुला चलता है, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। अब कंसेप्ट समझिए, हार्मोन कई प्रकार के होते हैं। हम ऊपर से हार्मोन को शुरू करते हैं, कई हार्मोन है, इसको नीचे तक लाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेमस। सबसे मेन हार्मोन है हाइपोथैलेमस। इसमें पढ़े दिमाग में यह हार्मोन भी है, इसकी चर्चा तो समझ गए, पूरे दिमाग को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद होता है पीयूष। इसके बाद क्या होता है, पीयूष। इसके बाद क्या होते हैं, पीयूष। ये पीयूष अलग अलग कई प्रकार के हार्मोन का स्रावन करते हैं। जो पीयूष ग्रंथि है ये कई प्रकार के हार्मोन निकालते हैं अलग अलग। तो उसके बारे में उतना नहीं जाना है आपको। एक हार्मोन इसमें ये निकालते हैं पीयूष, जिसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो ये निकालते हैं कौन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो जिसके शरीर में जितना ज्यादा जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोन निकाल देगा ना पिट्यूटरी ग्रंथि से, तो आदमी बड़ा होगा, एकदम वृद्धि करेगा। और किसी किसी में नहीं निकालता है तो बौना हो जाते हैं, देहात में उसको बंठा बोलते हैं। आज बहुते निकाले हैं तो लंबा हो जाते हैं, देहात में उसे लंबू बोलते हैं। तो अलग अलग सुने हैं कि नहीं। तो ये सब किसके कारण होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के कारण। यह कौन सा हार्मोन निकालते हैं, वृद्धि हार्मोन। ऐसे कई हार्मोन ये निकालते हैं, जिसमें से मेन कौन है, वृद्धि हार्मोन। और देखते हैं इसके बाद होता है पीनियल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होते हैं, पीनियल ग्रंथि। एक कौन होते हैं, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। यह रात में एक्टिव ज्यादा होता है, इसे नींद आता है।
पिनियल ग्रंथि क्या लाते हैं आपको, नींद लाते हैं। ये सब के सब हार्मोन है। पिनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालते हैं, तो नींद लाने वाला हार्मोन निकालता है और आपको नींद आ जाते हैं। जब अंधार होता है ना, आंख के सामने अंधेरा होता है, तो पिनियल ग्रंथि एक्टिव हो जाता है और ज्यादा हार्मोन निकालता है और आपको नींद आ जाता होगा। इसलिए सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइट बंद करके सोते हैं ताकि जल्दी से नींद आ सके। तो इसी कारण होता है, पिनियल ग्रंथि के कारण। अब ये पिनियल ग्रंथि है जो बच्चा में ज्यादा एक्टिव होता है। बच्चा में मतलब समझिए कि हर समय बनता रहता है, इसलिए बच्चा को ऐसे से डुलाएगा ना, बाबू, इसका जो पिनियल ग्रंथि है ना हिल जाएगा, में से निकल जाएगा पिनियल ग्रंथि में से हार्मोन, अब बस उसको नींद आ जाएगा। इसलिए बच्चा जल्दी उठ जाता है, तो जल्दी आराम करने पर सुती हो जाता है। इसके कारण तो पिनियल ग्रंथि उसमें ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद एक थायराइड, क्या है, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये जो कंठ बोलते हैं, कंठ के आगे जो है, यहाँ पे ग्रंथि है, सबसे बड़का अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड, बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे सोझे पूछे सोझे ग्रंथि में तो लीवर, सोझे क्या है, लीवर। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़े पूछे तो थायराइड। ये क्या करते हैं, तो ये जो है ना थायरोक्सिन निकालते हैं। कौन सा हार्मोन निकालते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड कौन सा हार्मोन निकालते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये आयोडीन की पूर्ति को भरता है। अगर आपके शरीर में आयोडीन कम होने लगा ना, तो आयोडीन को कंट्रोल करता है। आयोडीन आपके शरीर में कम होगा तो फूलने लगेगा, इसको बोलते हैं घेंघा। क्या बोलते हैं, घेंघा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। कौन सा रोग हो जाते हैं, घेंघा रोग। तो ये था अबटू ग्रंथि, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं थायराइड। तो ये क्या करते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकालते हैं, तो क्या बोले है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालते हैं। अबटू ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन निकालते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन निकाले, होता क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन जिसके में जितना ज्यादा निकलेगा ना, ये छोटा गुस्सा भी ज्यादा ला देता है। ये जो ये है थायरोक्सिन, यहाँ पे थायराइड, ये गुस्सा ज्यादा ला देता है। पुरुष में ये ज्यादा एक्टिव होता है, जिसको बोलते हैं कंठ फूट जाना। तो जिसका कंठ फूट गया होगा ना, मतलब उसका थायराइड ग्रंथि ज्यादा एक्टिव है। महिला में ऐसा नहीं होता, कहते महिला को कंठ फूटना महिला में नहीं होती है, लेकिन पुरुष में हो जाता है। अब पुरुष का कंठ फूट गया, महिला में नहीं फूटता है। तो जिसका कंठ फूट गया, उसको एक बार गुस्सा आया तो वो जल्दी शांत नहीं होगा। इसलिए पुरुष को एक बार गुस्सा आ गया, 4 दिन तक पिनकल रहेगा, एकदम महिलाओं को फेल कर देगा, इतना भयंकर। किसके कारण, तो थायराइड यहाँ पे जो है, इस ग्रंथि के कारण एकदम पिनकल रहेगा, एकदम बदला लेकर रहेंगे। महिला तो मार देते हैं, मारते रहते जी, काहे मारते हैं, भर दिन मारते हैं। वो सब एकदम शांत हो जाता है, क्यों, उसका थायराइड ग्रंथि जो है वो कम एक्टिव होते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसलिए उसको गुस्सा कम आते हैं। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहने के लिए कम आते हैं, आप लोग जानते होइएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पाराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद क्या है, पाराथायराइड। ये जो थायराइड ग्रंथि है, इसके पीछे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि। ये क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कौन नियंत्रित करते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि। कौन करते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कौन नियंत्रित करते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि। अब इसके आगे एगो यहाँ पे होता है थाइमस ग्रंथि। छाती के पास कौन सा ग्रंथि होता है, थाइमस ग्रंथि। यह प्रोटीन निकालते हैं। यह क्या निकालते हैं, प्रोटीन। थाइमस ग्रंथि क्या निकालते हैं, प्रोटीन। यह बच्चा में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए बच्चा को जल्दी भूख नहीं लगता है। सियान होते होते ही खत्म हो जाता है, 15 साल तक जो पूरा खत्म हो जाता है, तो तब ज्यादा भूख लगता है। लेकिन बच्चा को देखिए, भर दिन खेलते रहेगा, उसको भूख नहीं लगता है। क्यों, तो उसके शरीर में पहले से प्रोटीन बन रहा है। किस ग्रंथि के कारण, तो थाइमस ग्रंथि के कारण। किस ग्रंथि के कारण हो रहा है, तो थाइमस ग्रंथि के कारण प्रोटीन बन जाते हैं और वो आसानी से उसका एकदम शरीर चलता है, एकदम प्रोटीन मिलता रहता है, एकदम खेलता रहेगा। तो मम्मी खोजेगी खाना लेके, कहाँ है, सुबह से नहीं खाया है, इधर ला पकड़ के उसको, चल चोट्टा खाना खा लो। तो चोट्टा को खाना खिलाओ ना खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थाइमस के बाद क्या दे इसमें, अधिवृक्क। उसके बाद क्या है, अधिवृक्क। अधिवृक्क को एड्रीनल भी कहते हैं। अधिवृक्क यह किडनी के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं, किडनी के ऊपर। अधि मतलब ऊपर, वृक्क मतलब किडनी। किडनी के ऊपर होते हैं। अगर हम किडनी का चित्र इस प्रकार बनाते हैं, तो यहाँ पे ग्रंथि होते हैं, इसको कौन सा ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क। क्या कहते हैं, अधिवृक्क। दोनों किडनी के ऊपर होते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये क्या करते हैं, ये गुस्सा को कंट्रोल करते हैं। ये गुस्सा को क्या कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसको 3S 4S और 3F भी कहा जाता है। यानी गुस्सा,
नफरत, इस सबको कंट्रोल वगैरह करने का इंग्लिश में कुछ कुछ नाम है, वो सब छोड़िए, बस याद रखिएगा। तो ये जो है गुस्सा वगैरह को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये गुस्सा को क्या करते हैं, ग्रंथि निकाल के कंट्रोल करते हैं। तो जब पुरुष को गुस्सा आता है ना तो जो थायराइड ज्यादा ग्रंथि निकालता है, और ये पुरुष में ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, इसलिए गुस्सा आता है तो ये कुछ कर ही नहीं पाता है, इसलिए पुरुष को ज्यादा गुस्सा आता है। और महिला में ये कम एक्टिव होती है, थायराइड कम एक्टिव होती है, इससे पहले तो गुस्सा नहीं आता है। ये अधिवृक्क ज्यादा एक्टिव होती है, तो गुस्सा जो आता है वो सब कुछ दबा देता है, इसलिए महिला जल्दी गुस्सा नहीं होती है। लेकिन एक बार हो गई तो फिर शांत भी नहीं होती है। लेकिन पुरुष में ये ज्यादा एक्टिव है तो अधिवृक्क कम एक्टिव है, इसलिए ज्यादा गुस्सा आते हैं। उसके बाद है अधिवृक्क के बाद है जनन ग्रंथि। उसके बाद कौन सा ग्रंथि है, जनन ग्रंथि। जो जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं वो कौन सा ग्रंथि है, जनन ग्रंथि। तो इस पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अगला लेसन ही जनन है तो उसमें बढ़िया से सबको बताया जाएगा। तो अगला कौन है, जनन ग्रंथि। अगला कौन सा ग्रंथि होते हैं, जनन ग्रंथि। याद रखिएगा अगला कौन सा ग्रंथि है, जनन ग्रंथि। उसके बाद देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। उसके बाद अब कौन सा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये था अंतःस्रावी हो गया। अब देखते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब क्या देखते हैं, मिश्रित ग्रंथि। ये था अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार एगो बाह्य स्रावी होती है, जो पाचन तंत्र में जितना भी ग्रंथि प्रंथि आते हैं वो बाह्य स्रावी में होते हैं। ये था अंतःस्रावी। अब एक होता है मिश्रित। मिश्रित में आते हैं, मिश्रित में आता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अब ये मिश्रित ग्रंथि, इसका मतलब है इसमें बाह्य ग्रंथि भी निकलता होगा, और बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों निकलते होंगे। तो बाह्य स्रावी में पढ़े होइएगा लाइपेज, एमाइलेज और ट्रेप्सिन। लाइपेज वसा पे काम करता है, पाचन तंत्र फर्स्ट लेसन में पढ़े होइएगा। एमाइलेज मंद को पचाता है और ट्रेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अब है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से 3 प्रकार के ग्रंथि सेल से निकलते हैं। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, और एक होता है गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ये जो अल्फा सेल है ना, ये ग्लूकेगान निकालता है। क्या निकालता है, ग्लूकेगान। अल्फा सेल क्या निकालते हैं, ग्लूकेगान निकालते हैं। और ये ग्लूकेगान जो होता है ना, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ग्लूकान किसको बढ़ाता है, तो ग्लूकोज को, C6H12O6। ग्लूकेगान किसको बढ़ा देता है, ग्लूकोज को। इसलिए जब आपके शरीर में ऊर्जा की कमी होगा तो कौन सा हार्मोन निकलेंगे, ग्लूकेगान। और जितना भी आपके शरीर में ऊर्जा को स्टोर करके रखा गया है ना, वो ग्लूकोज में बदलेंगे और आपका शरीर उससे चलेंगे। तो ये किसका काम होता है, ग्लूकेगान का। और जो बीटा सेल है ना, ये निकालते हैं इंसुलिन। क्या निकालते हैं, इंसुलिन। ये क्या करते हैं, आपके शरीर में जो ग्लूकोज है ना, उसको अलग भाग में, अलग चीज में करके रख लेते हैं, ग्लूकोज को कम करते हैं। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करते हैं, इंसुलिन। अब जिसके शरीर में इंसुलिन कमी हुआ, उसका ग्लूकोज कम नहीं होगा। अब वो जो ग्लूकोज है ना, उसके खून उनमें सब तरफ शरीर में फैलने लगेगा। अब जिस कारण से उसका शरीर मीठ हो जाएगा, जिसको चिनिया बीमारी या डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज किसके कारण होता है, तो इंसुलिन के कमी के कारण। अब डायबिटीज के अलग अलग डॉक्टर आपको अलग अलग इलाज कहेंगे, ये कराना होगा, वो कराना होगा। डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है कि आपके शरीर में ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा ग्लूकोज बन गया है। आप काम कीजिए सुबह सुबह। ये होता भी उसको है जो एकदम बुढ़ा गया होगा, उसको कहिए दौड़ने के लिए, उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऐसा में क्या कीजिए कि कढ़ी का पत्ता होता है, सो खाइए। ये जामुन हो गया, अभी के समय में जामुन आता है, जामुन खाइए। तो सबसे ये क्या होता है, नियंत्रित होते हैं ना। तो जिसको है ये सब, उसको ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए कहिए, ये अपने ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसका इलाज कोई संभव नहीं है, बस इस पर नियंत्रित किया जा सकता है। अब एक है गामा सेल। एक क्या है, गामा सेल, जो निकालते हैं सेमेटोस्टोन, एस्टोटीन। क्या निकालते हैं, सेमेटोस्टोटीन। गामा सेल क्या निकालते हैं, सेमेटोस्टोटीन। गामा सेल क्या निकालते हैं, सेमेटोस्टोटीन। इसका काम भूल रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। गामा सेल क्या निकालते हैं, सेमेटोस्टोटीन। गामा सेल क्या निकालते हैं, सेमेटोस्टोटीन। अभी इतना याद रखेंगे, अगले चैप्टर में अगर याद आया तो इसके बारे में हम बता देंगे। बस यहीं पे यह चैप्टर हो जाते हैं समाप्त। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर क्या हो जाते हैं, समाप्त। अगला चैप्टर हम लोग का देखने वाले हैं जनन चैप्टर, वो भी एक ही शॉट में खत्म होंगे। जैसे अभी का पूरा वीडियो जा रहा है, तब तैयार रहिए अगले चैप्टर जनन के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे आप लोग।